जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री के 8वें लेक्चर की बात करने वाले हैं, यानी लेक्चर 8 की बात करने वाले हैं। आई होप आपने इससे पहले जो 7 लेक्चर आए उनके देखा होगा अच्छे से। और दोस्तों, मैंने बायो की एक कंप्लीट वीडियो डाली है जो कि 4 घंटे की, जिसमें मैंने पूरी बायो कंप्लीट की है। आप उस वीडियो को देख लेना। आपके जितने भी बायो से रिलेटिव डाउट्स होते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में उसको कवर किया है और मात्र 4 घंटे की है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल, भस्म एवं लवण, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स की। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम्स में अक्सर जो एसिड या बेस से रिलेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अम्ल की बात करेंगे, यानी एसिड क्या होते हैं। यदि दोस्तों हम लोग सरल लैंग्वेज में कहें तो वे पदार्थ जो क्षारों से रिएक्शन करके जल एवं लवण बनाते हैं अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन आयन विद्यमान हो, अम्ल कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा सिंपल लैंग्वेज में। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अम्ल के गुणों की, यानी एसिड प्रॉपर्टीज़ की। तो जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। जितने भी अच्छे एवं प्रबल अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं जो एसिड होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और जो भस्म होती है, भस्म एवं क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अम्ल होते हैं यानी जो एसिड्स होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोगों ने एसिड की डेफिनेशन देखी थी वो डेफिनेशन स्टार्टिंग से जो हम लोग इजी लैंग्वेज में बताते हैं, परंतु कुछ साइंटिस्ट ऐसे आते हैं जो कि अपने लैंग्वेज में या फिर अपने तरीके से उसको परिभाषित करते हैं। तो उन्हीं में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी जो H+ आयन रिलीज करते हैं, उनको हम लोग एसिड बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि जो HCl होता है, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यदि हम लोग उसको जल में घुलनशील करें तो उसमें से जो H आयन है वो अलग हो जाते हैं और जो क्लोरीन के आयन है वो अलग हो जाते हैं। वहीं पे हम लोग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, यदि हम लोग उसको जल में मिलाते हैं, ये जल का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो उसमें जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अलग हो जाते हैं और उसी के साथ जो सल्फेट आयन होता है वो अलग हो जाता है। और दोस्तों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जितने भी गैसेज होती हैं उनको अगर हम लोग लिखते हैं साइन के रूप में तो उनके पीछे हम लोग 2 लगाते हैं। तो आप पूछ रहे होंगे सर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर 2 क्यों नहीं लगा है। तो इस हाइड्रोजन को हम लोग नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, यानी इस हाइड्रोजन ने अभी तक किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया, क्योंकि जो गैसेस पाई जाती हैं नॉर्मली वो अपने साथ ही बॉन्ड बना लेती है, इसलिए हम लोग उसको H2 के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर जितने भी गैसेस होती हैं उनके पीछे हम लोग 2 लगा देते हैं क्योंकि उसमें 2 मॉलिक्यूल्स रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। वहीं पे हम लोग बात करें HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, उसके बाद जो NO3 होता है वो अलग हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा आर्हेनियस का जो आयनिक सिद्धांत था। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अम्लों के उपयोग देखेंगे, यानी यूजेस ऑफ एसिड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का देखते हैं। और दोस्तों, जो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। और आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने, एक कॉपी में आप इसको लिख लीजिए, जिसके कारण आपको याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले। क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो कई जगह आपको सल्फ्यूरिक एसिड ना लिखकर सीधे H2SO4 लिखा मिलेगा। तो आपको पहचानना है कि वो कौन सा एसिड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ एक पेन ले लीजिए और इनके नाम लिखिए। और दोस्तों, आपको नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के उपयोग की। तो जो इसका उपयोग किया जाता है वो पेट्रोलियम के शोधन के लिए किया जाता है और कई प्रकार के विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है, रंग व औषधि बनाने में भी किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज़ होता है वो संचायक बैटरी में होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सीसा संचायक बैटरी। और इन सब में हम लोग, जो आपने कार की बैटरी भी देखी होगी, उसमें भी हम लोग जिस एसिड का यूज़ करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी H2SO4 होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। तो आपको इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। और दोस्तों, जो नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है वो औषधि निर्माण में किया जाता है और उर्वरकों में किया जाता है, क्योंकि उर्वरकों में आपको पता है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है, अम्लराज बनाने में किया जाता है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि अम्लराज क्या होता है और जो इसका उपयोग है वो अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में किया जाता है। तो आपको यहाँ पे नाइट्रिक एसिड समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। दोस्तों, आपको ये फॉर्मूले अपने कॉपी में लिखना है, क्योंकि हो सकता है आपको बाद में इसका काम पड़े
और आपको ये फॉर्मूले सारे याद करने हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCl। तो इसके उपयोग की बात करें अगर हम लोग, तो इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में किया जाता है अम्लराज बनाने में। जैसा कि मैंने बताया, आगे हम देखेंगे कि क्या होता है अम्लराज। रंग एवं औषधियों के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसिटिक एसिड। दोस्तों एसिटिक एसिड आपने सबसे ज़्यादा यूज़ किया होगा। इसको हम लोग सिरके के रूप में जानते हैं। और दोस्तों जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। तो आपको इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। बट आपके यहाँ पे जो एसिटिक एसिड आप अचार में डालते हैं या फिर आप नूडल्स बनाते हैं, उनमें जो एसिटिक एसिड आता है वो इतना ज़्यादा सांद्र नहीं होता है, यानी वो तनु होता है, यानी वो वीक एसिड होता है। यदि हम लोग एसिटिक एसिड का यूज़ की बात की जाए तो इसका उपयोग ब्लैक के रूप में किया जाता है, यानी सॉल्यूशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सिरका के निर्माण में किया जाता है, एसीटोन बनाने में भी किया जाता है, और इसी के साथ खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने आदि के लिए भी किया जाता है, जैसे कि अचार। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर्मिक एसिड। दोस्तों जो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और दोस्तों इसका यूज़ जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, फलों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, रबड़ के स्कंदन में किया जाता है और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। तो दोस्तों जो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2O4। आपको ये फॉर्मूला भी लिखते जाना है, जैसे कि मैंने बताया। तो जो ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है वो फोटोग्राफी में किया जाता है, कपड़ों की छपाई में किया जाता है, रंगाई में किया जाता है। जो चमड़ा होता है उसके ब्लीचिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और जो कपड़े पर स्याही के धब्बे होते हैं उसको हटाने के लिए भी हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेंजोइक एसिड की। तो बेंजोइक एसिड के फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C7H6O2। और दोस्तों इसका उपयोग दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, और कई बार एसएससी और जितने भी रेलवे एग्जाम हुए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए हम लोग किस प्रकार के एसिड का यूज़ करते हैं, या कि फिर कौन से एसिड का यूज़ करते हैं। तो आपको बताना है बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। तो जो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H8 और O7। ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है, और इसका उपयोग हम लोग धातुओं को साफ करने में करते हैं, खाद्य पदार्थ एवं दवा के निर्माण में एवं कपड़ा उद्योग में किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जो एसिड होते हैं उनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, और आगे हम लोग पीएच वैल्यू भी देखेंगे कि पीएच मान क्या होता है। तो बस आप याद रख लीजिए, एक स्केल होता है जिसमें 1 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं, और जो कि आपके एसिड, न्यूट्रल और बेस के बारे में बताता है। तो अगर वो नंबर 7 से कम होगा तो वो एसिड होगा, 7 पे होगा तो वो उदासीन होगा यानी न्यूट्रल होगा, जैसे कि वाटर, और 7 के बाद जाता जाएगा तो वो क्षार हो जाएगा। तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो आपको यहाँ पे जो भी एसिड थे उनको उपयोग समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कई बार एसएससी एग्जाम्स में या फिर जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई बार आपसे विभिन्न पदार्थों के पीएच मान पूछ लिए जाते हैं जो कि अम्ल होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे विभिन्न प्रकार के पदार्थ, और इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो नींबू का पीएच होता है वो होता है 2.2 से लेकर 2.4। सिरका का पीएच होता है 2.4 से लेकर 3.4। और दोस्तों इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। शराब का जो होता है वो होता है 2.3 से लेकर 3.8। टमाटर का होता है 4 से लेकर 4.4। और जो बियर होता है उसका होता है 4.0 से लेकर 5.0। कॉफ़ी का जो पीएच होता है वो होता है 4.5 से लेकर 5.5। और जो मानव मूत्र होता है उसका 5.5 से लेकर 7.5 तक होता है। यानी जो मानव मूत्र होता है वो एसिड भी होता है और बेस भी होता है। इसके बाद जो मानव लार होती है इसका होता है 6.5 से लेकर 7.5। और मानव रक्त का जो पीएच होता है वो 7.3 से लेकर 7.5 होता है। यानी जो मानव रक्त होता है ये बेस होता है, यानी ये बेसिक नेचर का होता है। और जो मेनली इसका जो पीएच होता है ब्लड का वो 7.4 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और जो दूध का पीएच होता है वो मतलब जो आपका दूध होता है वो भी एक एसिड ही होता है जिसका पीएच होता है 6.4। तो आपको ये याद रखना है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किस पदार्थ में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे आप प्राकृतिक स्रोत देख रहे होंगे, और यहाँ पे आप अम्ल देख रहे होंगे। दोस्तों जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। नींबू एवं संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली एवं अंगूर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। आपने सुना होगा जो फुल्की पानी होता है
यानी जो फुल्की का पानी होता है उसमें टार्ट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, जिस पर गवर्नमेंट ने अभी रोक लगाई थी। इसके बाद जो प्याज होता है, प्याज में सल्फेनिक एसिड होता है। इसके बाद जो टमाटर होता है इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। और दोस्तों, आप कई दिनों तक आप सुस्त पड़े और अचानक आप मेहनत करने लगे और आप कुछ ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, या फिर आप कई दिनों बाद अगर आप भागते हैं तो आपके पैर में दर्द होता है, तो उसका कारण ये होता है कि जो आपके पैर की मसल्स होती हैं उनमें लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण आपके हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। वहीं पे हम लोग चींटियों एवं बिच्छू के डंक की बात करें तो उनमें मेथनोइक एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। जैसा कि हमने इसका अभी फॉर्मूला देखा था, HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम लोग सेब में बात करें तो इसमें मॉलिक एसिड पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे के एग्जाम्स में। और दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि मैं अम्लराज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जो अम्लराज होता है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सांद्र नाइट्रिक एसिड का 3:1 यानी 3:1 का एक अनुपात होता है, और इनको मिलाने पर अम्लराज प्राप्त होता है। और ये अम्ल सोना एवं प्लेटिनियम जैसी धातुओं को गलाने में सक्षम होता है। जैसे कि आपको पता होगा, जो सोना होता है वो किसी भी एसिड में घुलनशील नहीं है सिवाय अम्लराज के। तो आपको यहाँ पे अम्लराज समझ में आ गया होगा कि ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सांद्र नाइट्रिक एसिड का 3:1 यानी 3:1 का एक अनुपात होता है, और इनको मिलाने पर अम्लराज प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्षार यानी बेस क्या होते हैं। तो क्षार वह पदार्थ होते हैं जो अम्ल के साथ मिलकर जल एवं लवण का निर्माण करते हैं, यानी वाटर एवं सॉल्ट्स का निर्माण करते हैं। उनको हम लोग क्षार बोलते हैं। और अब हम लोग क्षार की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, यानी गुण की बात करते हैं। तो क्षार जो होते हैं स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, छूने पर साबुन जैसा चिकना प्रतीत होता है, और पिलवर क्षार विद्युत का सुचालक होता है, यानी कंडक्टर होता है। और जैसा कि मैंने बताया, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, जो लाल पेपर को नीला कर देता है। क्षार में तेल एवं गंधक को, यानी गंधक की हम बात करें तो गंधक को हम लोग सल्फर बोलते हैं, सल्फर को घुला लेने की क्षमता होती है। क्षार कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देता है। इसके बाद जो क्षार होता है वो फेनोल्फ्थलीन को गुलाबी कर देता है। और दोस्तों, ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया था जब हम लोग फार्मेसी कर रहे थे। और लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार प्राय धातु के हाइड्रोक्साइड को अपक्षेपित कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्षार के गुण हैं, यानी क्षार की प्रॉपर्टीज़ हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, एसिड के विभिन्न डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, सेम हम क्षार की डेफिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्हेनियस का नियम। तो आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो कि जल में घुले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, उनको हम लोग क्षार बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप NaOH देख रहे हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं। जब इसको हम लोग जल में घोलते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये OH आयन रिलीज करता है, जिसे आर्हेनियस ने बताया था। और इसी डेफिनेशन को अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से बताया और अलग अलग परिभाषा दी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्षार के उपयोग के बारे में, कि क्षारों का क्या उपयोग होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH। होल्टोइस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे आप नीचे 2 देख सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका नॉर्मली हम लोग घर में चूना पोतने के लिए यूज़ करते हैं, गारा एवं प्लास्टर बनाने के लिए यूज़ होता है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। और जो जल होता है उसको मृदु बनाने के लिए, यानी कठोर जल से मृदु बनाने के लिए उपयोग होता है। जो अम्ल के द्वारा हम लोग जल जाते हैं तो उस पर हम लोग मलहम की पट्टी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो खेत में अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कास्टिक सोडा, और आपको समझ में नहीं आया होगा कि कास्टिक सोडा क्या होता है। तो इसको हम लोग NaOH इसका फॉर्मूला होता है। तो जो इसका उपयोग होता है वो साबुन बनाने में होता है, इसलिए आपने सुना होगा जो कास्टिक सोडा है वो साबुन में डलता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ा एवं कागज बनाने में उपयोग होता है। दवा के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। घरों एवं कारखानों को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है KOH। इसका उपयोग हम लोग प्रतिकर्मक के रूप में करते हैं। मुलायम साबुन के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के गैसों को अवशोषक के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए आपने जो देखा होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस होता है तो उनको एक अलग से मास्क दिया जाता है, जिसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और
एक्टिव चारकोल का मिला बनना होता है, जिसके कारण अगर वो सांस लेते हैं तो क्योंकि उनको पूरे टाइम ट्रैफिक में खड़ा होना रहता है तो उनमें सांस संबंधी बीमारी होने की संभावना अत्यधिक होती है। तो इसके लिए उनको जो मास्क दिया जाता है उसमें एक्टिव चारकोल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा होता है, जिसके कारण अगर वो सांस लेते हैं तो उनके सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड नहीं जाता। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। और आपने इसका बहुत बार उपयोग किया होगा क्योंकि जब मकान बनाते हैं तो उसमें गारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, कास्टिक सोडे के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgOH होल ट्वाइस, यानी इसके नीचे भी O2 लगा होता है। और आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये O2 क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीकरण नंबर्स की बात करते हैं तो उन्हीं के ऊपर ये सारी डिपेंड करती हैं चीज़ें, लेकिन हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग उसको कवर नहीं करेंगे। आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। तो जो इसका उपयोग होता है वो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जो अम्ल का जो पॉइजन होता है उसको दूर करने के लिए किया जाता है, यानी एंटीडोट के रूप में इसका उपयोग होता है। चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसका फॉर्मूला होता है MgO। आपको इसका भी फॉर्मूला याद करना है। इसका उपयोग हम लोग औषधि निर्माण में करते हैं, रबड़ पूरक के रूप में करते हैं और बॉयलरों के प्रयोग के रूप में करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्षार के उपयोग भी समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं लवण की, यानी सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो जब अम्ल एवं क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जल एवं लवण बनता है और अम्ल एवं क्षारकों के बीच होने वाली इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि जो H2SO4 है, जब इसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो दोस्तों जो जिंक सल्फेट बनता है ये एक सॉल्ट के रूप में कार्य करता है। वहीं पे अगर हम लोग HCl की रिएक्शन जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जो कि एक लवण है और उसी के साथ जल का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब एसिड एवं बेस की रिएक्शन करवाई जाती है तो जल का निर्माण होता है, उसी के साथ जल लवण बनता है। अर्थात अम्ल एवं क्षारक यानी भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ जिस दूसरे यौगिक का निर्माण होता है उसको हम लोग लवण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो NaCl बनता है, यानी खाने का नमक बनता है जो सॉल्ट होता है और उसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो आपको लवण भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं लवणों के उपयोग की, यानी यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, जो आपके खाने का नमक होता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका फॉर्मूला की। इसका फॉर्मूला होता है NaCl, जो खाने का नमक होता है। इसका उपयोग हम लोग साधारणतः खाने के नमक के रूप में करते हैं। और जैसा कि आपको पता है जो सोडियम आयंस होते हैं वो आपके जो सेल्स होते हैं उनके संचालन के लिए भी उपयोगी होते हैं। उसमें जो संकुचन होता है एवं उसमें जो रिलैक्सेशन होता है उसके लिए उपयोगी होते हैं। और इसका उपयोग मांस एवं मछलियों को संरक्षण के लिए भी किया जाता है। अनेक रासायनिक यौगिकों के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसका उपयोग रसोई घर में किया जाता है। पेट की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है। बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ इसका जो किया जाता है वो अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, यानी 10 वाटर के मॉलिक्यूल। कपड़ों की धुलाई में इसका उपयोग किया जाता है, कांच के निर्माण में किया जाता है, कास्टिक सोडा के निर्माण में किया जाता है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और चूर्ण के निर्माण में इसका किया जाता है। रासायनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है KNO3। तो इसका उपयोग गन पाउडर के निर्माण के लिए किया जाता है। आतिशबाजी के सामान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कांच उद्योग में इसका कलर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और इसी के साथ उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O और इसका उपयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, यानी कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। विद्युत लेपन के लिए किया जाता है, यानी आपने जो तार देखे होंगे उसमें जो लेयर होती है उसके लेयर बनाने के लिए किया जाता है, यानी जो प्लास्टिक की लेयर होती है उसके निर्माण के लिए किया जाता है। रंगाई एवं छपाई में किया जाता है। कॉपर की शुद्धता के लिए किया जाता है, यानी कॉपर के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेशियम एलम। आपने इसका नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं फिटकरी, हिंदी में इसको फिटकरी बोला जाता है। और दोस्तों इसका फॉर्मूला बहुत लंबा होता है। दोस्तों जो पोटास एलम यानी फिटकरी का फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 इंटू Al2 होल ट्वाइस SO4 इंटू 24H2O। तो ये उसका फॉर्मूला होता है। जैसा कि आपको पता है कि इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। कट जाने पर, जैसे कि हम लोग शेविंग करते हैं, उसके कट जाने पर रक्त के स्कंदन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। औषधि के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रंग बंधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पीएच वैल्यू क्या होती है। तो पीएच वैल्यू वह संख्या होती है जो किसी पदार्थ की अम्लता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करती है, या फिर हम कहें कि यह हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को मापने का एक पैमाना होता है। और अगर किसी ने आपसे पूछा कि जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो आपको वहाँ पे बताना है कि जो पीएच वैल्यू होती है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन होती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो इसे ही हम लोग पीएच वैल्यू कहते हैं। और आप यहाँ पे एक स्केल देख रहे होंगे। दोस्तों ये स्केल मैंने इसलिए लगाया कि आपको एसिड बेस एवं जो उदासीन है उनके बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग अगर 7 पे होते हैं, यानी जो स्केल में 7 नंबर होता है, तो वो उदासीनता को शो करता है, यानी वो उदासीन होता है। अगर हम लोग 7 से नीचे जाते जाएं, 1 तक जाते जाएं, तो जो अम्लता है वो बढ़ती जाती है। और वहीं पे अगर हम लोग 7 से 14 तक जाते जाएं तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो आपको यहाँ पे ये स्केल भी समझ में आ गया होगा कि जो पीएच स्केल होता है वो क्या होता है। तो जो पीएच स्केल होता है, इससे हम लोग पदार्थ की प्रकृति के संबंध के अनुमान लगाते हैं कि वह अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। तो आपको पीएच स्केल समझ में आ गया होगा। यदि 7 से हम लोग नीचे जाते हैं 1 तक, तो उसकी अम्लता बढ़ती जाती है। यानी सबसे ज़्यादा एसिड की हम लोग बात की जाए, यानी सबसे ज़्यादा हम लोग प्रबल अम्ल की बात की जाए तो वो 1 पे होगा। और वहीं पे हम लोग सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार की बात की जाए तो वो 14 पे वैल्यू होगी। तो आपको यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में, पीएच वैल्यू के बारे में समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो एसिड बेस एवं सॉल्ट था जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो लेक्चर समाप्त हुआ। आपको अब कोई भी कहीं से भी अगर एसिड बेस एवं सॉल्ट के बारे में पूछ ले तो आप बता सकते हैं, उसके उपयोग बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले लेक्चर में। जय हिंद,